एमपी में होने वाले उपचुनाव कमलनाथ सरकार की वापसी लेकर आएंगे। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का। बच्चन ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में कमलनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का दावा भी किया है। देखिए ये खास बातचीत। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस का एक्शन प्लान और कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी। आइए सीधी बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का हाथ मजबूत है मध्य प्रदेश में। बच्चन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से कांग्रेस की रणनीति आपको लगता है तैयार है और क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं ये वापस से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 27 जो सीटें हैं, ये 27 ही सीटें हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और फिर से हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से उन्होंने जो काम की जो शुरुआत की थी, जो विधानसभा के चुनाव में हमने जो वचन पत्र तैयार किया था और उस वचन पत्र पर उन्होंने जो काम करना जो शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश की जनता ने ज़बरदस्त उनके प्रति विश्वास किया है और उनको लगा कि अगर 5 साल ये सरकार चलाते और मुख्यमंत्री के रूप में काम करते तो निश्चित ही हम लोगों से जो वचन हमें वचन दिए थे वो वचन हमारे पूरे होते। ऐसा मध्य प्रदेश की जनता को पूर्णतः उनके नेतृत्व में विश्वास हो चुका था। बच्चन साहब, क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना ये कितना बड़ा नुकसान होगा और क्या इस चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान, जैसे आप भी अलग अलग विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं, क्या आपको कोई उसका प्रभाव नजर आ रहा है उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने का? देखिए, मैं समझता हूं कि इनने अपना भविष्य ख़त्म कर लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर और भाजपा में जाकर खुद का अपना जो एक फ्यूचर जो था, कांग्रेस में ब्राइट फ्यूचर था, उनने ख़त्म कर लिया है और भाजपा की सोची समझी रणनीति थी और उस रणनीति का ये हिस्सा बन गए हैं। उनका भाजपा का ये पूरी तरह से षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र का शिकार हो गए। क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार काम कर रही है और कोरोना के संक्रमण काल में आप किस तरह से देखते हैं सरकार की तमाम योजनाओं को, और जब मुख्यमंत्री खुद जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हों तो ऐसे में लगता है कि मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के दिल में क्या कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, आपको लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने भी इस पे जो अपना वक्तव्य दिया है कि अब सरकार के बस की बात नहीं है, कोरोना से जनता खुद अपना सामना करे, खुद अपना वो संभल कर बच कर रहें और सरकार ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। और जिस तेज़ गति से अभी भी मध्य प्रदेश और पूरे देश में संक्रमितों की संख्या जो कोरोना से जो बढ़ती जा रही है, वो सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, दोनों तरह से फेल हो चुकी दोनों सरकारें और इससे पूरी तरह से मध्य प्रदेश और देश का जो रोज़गार था वो ख़त्म हो जा चुका है और बेरोजगारी है, चरम सीमा पर है और सभी वर्गों को तोड़ के रख दिया है। जो स्वयं जो अपना रोज़गार करते थे उनकी भी कोई आर्थिक सहायता नहीं और कहीं कुछ भी किसी भी तरीके की मदद नहीं है। तो चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मध्य प्रदेश और देशवासियों के साथ में इस पॉइंट ऑफ व्यू से, रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारें दोनों खड़ी है, कहीं भी नहीं लग रहा है। इसलिए चरम सीमा पर बेरोजगारी हो जा चुकी है। और मुझे याद है वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने कहा था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को या युवाओं को हम रोज़गार देंगे। आज देखिए क्या स्थिति बन गई है, हाहाकार पूरे प्रदेश में और देश में मचा हुआ है। तो पूरी तरह से दोनों सरकारें फेल हो जा चुकी है। बच्चन साहब, क्या लगता है इन दिनों रोजगारी का मुद्दा बहुत उठ रहा है, रोजगार को लेकर किसानों की बात भी हो रही है, किस तरह से आप मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति का आकलन करते हैं? क्योंकि कमलनाथ सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी का एक बड़ा जो है प्लान तैयार किया था, क्या वो पूरी तरह से क्रियान्वित हो पाया था और इस चुनाव में उसका असर दिखेगा? देखिए, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश के किसान यूरिया खाद के संकट से खूब बुरी तरह से जूझ रहे हैं। यूरिया खाद उनको मिल नहीं रहा है और बिना यूरिया खाद के उनको इतनी दिक्कतें हो रही है। सोसाइटियों में जहाँ से यूरिया खाद उनको जो मिलना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और बाज़ार से अगर लेते हैं तो 500, 550 और 600 रुपये पर बोरी मिलता है। जहाँ तक कर्ज माफ़ी की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने जैसा जो कहा था कि 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ़ करेंगे, चाहे वो कोऑपरेटिव का हो, सोसाइटियों का हो, राष्ट्रीयकृत बैंकों का हो, तो सरकार बनते ही खाली खजाना था तो कर्ज माफ़ करना हमने शुरू किया था। जो डिफ़ाल्टर किसान थे उनके हमने 2-2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ़ कर दिए थे और रेगुलर किसानों के हमने 2 शिफ्ट में 2 चरण में 1-1 लाख रुपये हमने कर्जा माफ़ कर दिया था। 1 जून से हम 2-2 लाख रुपये तक का भी हम कर्ज माफ़
माफ़ करने वाले थे। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग करीब 32 लाख किसानों का 20,000 करोड़ हम कर्ज माफ़ कर चुके थे। कमलनाथ जी ने उनका कर्जा माफ़ किया था और 1 जून से 2-2 लाख रुपए तक का भी कर्जा माफ़ हो जाता। इसलिए किसानों को विश्वास है कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि खेती को लगने वाले बिजली के बिल हमने बोला था हम हाफ कर देंगे, तो 1400 रुपये पर हॉर्स पावर बिजली थी उसको भी हमने 700 रुपये पर हॉर्स पावर कर दी थी। और घर में जो इंदिरा गृह ज्योति योजना के नाम से भी हमने 100 यूनिट 100 रुपये में बिजली देने का कहा था, वो भी हम लगभग 1 करोड़ 17 लाख कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिसिटी के पूरे प्रदेश में थे, उसमें से 100 रुपये में 100 यूनिट योजना के अंतर्गत करीब 92-93 लाख उपभोक्ता इसमें कवर हो जा चुके थे और लोगों में घर की बिजली को यूज़ करने की अवेयरनेस और सक्रियता आने लग गई थी। हर महीने इसकी संख्या बढ़ती जा रही थी और मैं आपको बता रहा हूँ कि करोड़ों रुपए की सब्सिडी कमलनाथ जी किसानों के लिए और घर की बिजली के उपभोक्ताओं के लिए जो डालते थे, इसलिए जो कहा था उस पर तेज़ गति से हम कर रहे थे काम। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से 600 रुपये कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को हम लोगों ने 51,000 रुपये कर दिया था। दूसरा शुद्ध के लिए युद्ध जो चलाया था उसमें बड़ी रासुका की हमने कार्रवाई की थी और जो मिलावटखोरों को हमने जेल के शिकंजों में पहुँचाया था। और उसके बाद जो बड़े बड़े शहरों में पूरे मध्य प्रदेश में जो गुंडे थे वो पूरी तरह से भूमिगत हो जा चुके थे। जो लोगों की आम जनता की प्रॉपर्टी उनके प्लाट हड़प रहे थे, तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करके कमलनाथ जी ने एक बड़ा विश्वास अर्जित किया था और अच्छे उनके नेतृत्व में विश्वास था, इसलिए बड़े बड़े निवेशक हमारे प्रदेश में आ रहे थे। चाहे वो इंदौर मेट्रो रेलवे लाइन की बात हो, भोपाल रेलवे लाइन की बात हो, वो भी तेज गति से काम होना शुरू हो गया था। तो लोगों को विश्वास था कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे प्रदेश का चहुमुखी सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा। ये था। बच्चन साहब, इन दिनों राममय जो है दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। राम का सहारा अब तक बीजेपी लेती थी, लेकिन पहली बार कांग्रेस भी जो है भक्ति के रास्ते पर चली है। कमलनाथ जी के घर पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता है। हनुमान जी को, बजरंगबली को जो है राम जी की भक्ति के लिए जो है पहचाना जाता है। ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस की इस राम भक्ति को किस तरह से देखा जाए? क्या ये चुनाव के लिए किया गया? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम किसी राजनीतिक दल के तो है नहीं। राम जी कहीं किसी व्यक्ति विशेष के तो है नहीं। राम तो पूरे हम सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों के है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कमलनाथ जी का आपने जो उल्लेख किया है, कमलनाथ जी ने तो छिंदवाड़ा में कितने भव्य मंदिर का, बजरंगबली के मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया है और वो भी ज़बरदस्त। बजरंगबली जी को भी, हनुमान राम जी को भी और सभी देवी देवताओं को वो भी मानते हैं। और बहुत बड़ा कटआउट लगा था 4 तारीख को पीसीसी में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में। उसके बाद उन्होंने अपने घर में भी हनुमान चालीसा किया और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए हम सबको भी उनने निर्देशित किया था कि आप सभी हनुमान चालीसा करेंगे, दीपक जलाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम हम सबके, पूरे देशवासियों के हमारे आराध्य देवता है, हमारे पूजनीय हैं, हम सबके आशीर्वाद दाता है। तो हम सब राम जी को मानते हैं। तो राम जी के नाम पर राजनीति करना मैं समझता हूँ किसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। और मुझे याद है 1989 के लोकसभा के चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी जी ने अयोध्या में ही पूजा पाठ करके शुरुआत की थी। उसके बाद अयोध्या में जो ताले जो खुलवाए थे वो भी राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए थे। उसके बाद की जो कहानी है तो सब जानते हैं। तो हमारे भी राम जी हमारे आराध्य देवता और हमारे पूजनीय, और हम भी उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और कोई भी हमारी पार्टी का भी मैं समझता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता इसमें पीछे नहीं, और हम सभी मानते हैं हम सबके देवता हैं। बच्चन जी, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्विटर को लेकर बहुत हंगामा चल रहा है। वो है कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक ट्वीट, जो कि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को जो है कहा गया एडिट कर उन्होंने ट्वीट किया, और जिस तरह से बीजेपी उसे लेकर हमलावर हुई, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में अब इस तरह की राजनीति हो रही है? और इसे लेकर जो बीजेपी का आचरण है, जिस तरह से FIR भी दर्ज हो गई कांग्रेस के MLA पटवारी पर, तो क्या लगता है अगला स्टैंड क्या होगा पार्टी का, और क्या ये आने वाले समय में चुनाव में इसका कोई असर आप देखते हैं? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आप इस बात को देखिए, जीतू पटवारी जी हमारी पार्टी के मीडिया प्रभारी है, मीडिया का जो काम देखते हैं, और उनने अगर कोई कुछ किया होगा तो सोच समझ के किया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आप जानना चाहते हैं ये मेरे से बेहतर तरीके से वही आपको बता सकते हैं इस बारे में। जी चलिए, आखिर में आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, फिलहाल गृह मंत्रालय कैसा काम कर रहा है? आपने जो बड़े फैसले, जो बड़े नीतिगत निर्णय लिए थे, क्या उस पर काम हो रहा है या उन फैसलों को पलट दिया गया? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त और ख़त्म हो जा चुकी है। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि चाहे वो गुना का दलित पिटाई कांड हो,
या चाहे देवास में महिला को जो आग के हवाले कर देते हैं वो वाली बात हो, या मेरे ज़िले बड़वानी का जो पलसूद इलाका है वहाँ सिक्कों के बाल पकड़ के घसीट घसीट की पिटने वाली घटना हो, या फिर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या मध्य प्रदेश का कोई सा भी हिस्सा हो, वहाँ चोरियाँ, डकैतियाँ, लूट, हत्याएं जो हो रही है वो बड़ी मात्रा में हो रही। मुझे मालूम है पिछले महीने इंदौर में एक महीने में 10 हत्याएं इंदौर में हुई थी और करीब 15 हत्याएं भोपाल में हुई थी। तो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत बुरी तरह से लचर हो जा चुकी है, ख़त्म हो जा चुकी है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो आपसे बाला बच्चन जी जो कि बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति भी तैयार है और तमाम मुद्दों के साथ में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में होगी, जनता के बीच पूर्व कमलनाथ सरकार की तमाम योजनाओं का बखान भी करेगी। देखना बहुत लाजमी होगा कि किस तरह से ये 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव क्या एक बार फिर कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर।